स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुडीक में। आज हम आए हैं एक नए अध्याय के साथ, जो हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, उसमें हमारा जो चैप्टर है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा किस तरह से हिंदी व्याकरण में अपना जो है भूमिका अदा करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है उसका कुछ न कुछ नाम है। अगर जिसका नाम है वो संज्ञा है। अगर किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, अगर उसका नाम है तो जिसका नाम होगा वह संज्ञा होगा। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, जो कि किताबों में, बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया गया है। तो हम जो एक सबसे आसान परिभाषा लिखने का प्रयास किए हैं, एक सबसे सरल परिभाषा लिखने का प्रयास किए हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, गुण या द्रव्य का नाम प्रकट हो, उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही परिभाषा में हमारा जो संज्ञा का प्रकार है वो भी शामिल हो गया है एक ही परिभाषा में। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, गुण, द्रव्य, मतलब हमारा जो पांचों संज्ञा के जो 5 प्रकार होंगे, पांचों प्रकार इसी परिभाषा पे खड़े उतरेंगे। तो हम देखेंगे कि जैसे राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। कुर्सी है, वस्तु है। दिल्ली एक शहर का नाम है। प्रेम है, ये प्रेम जो है वह हमारे अंदर मौजूद है। उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम महसूस कर सकते हैं। मधुरता है आदि। ये जो है ये संज्ञा का परिभाषा के साथ इसका उदाहरण हुआ। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस धरती पर जो भी चीजें मौजूद हैं उसका कुछ न कुछ नाम है, और जिसका नाम है वो संज्ञा है। बस इतना जानना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वही चीज है कि यहाँ पे हो गया राम, व्यक्ति हो गया, यहाँ पे नदी, यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे शहर, अलग अलग चीजें जो है वह संज्ञा के रूप में जानी जाती हैं। ये हुआ हमारा संज्ञा। कि किसी भी, कोई भी नाम हो, कोई भी धरती पे नाम हो, उस नाम को हम, अगर उसका नाम है तो उसको हम लोग संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, गुण, द्रव्य का नाम प्रकट होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में सबसे पहले जो हमारा पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा का 5 प्रकार हो गया। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक सर्वनाम हुआ। और हमको इसलिए चीजें, देखिए ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी याद कर सकते हैं। अगर हमको पहले ये याद आ रहा है तो इसी को हम समझ लेंगे, ये याद आ रहा है तो इसी को समझ सकते हैं, भाववाचक याद आ रहा है तो इसी को समझ सकते हैं, इसका नंबर नहीं। लेकिन चीजों को थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग करने से, सीरियल नंबर में लिखने से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जब आसान चीजें हो जाएंगी तो हमको बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे, इसीलिए क्रम से लिखा जाता है। ये जो प्रकार है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इन 5 जो संज्ञा के प्रकार हैं एक एक करके हम विधिवत जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको एक बार परिभाषा इसका देख लीजिए। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, पर्व, ग्रंथ, नदी, देश आदि के विशिष्ट नाम को प्रकट करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी एक नाम जो विशिष्ट हो, कुछ अलग हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। यह हमेशा विशेष होता है और अपने वर्ग में किसी एक को ही चिन्हित
करता है। कहने का मतलब देखिए, जब हम व्यक्तिवाचक को और जातिवाचक को पढ़ लेंगे तो हमको चीजें आसान हो जाएंगी, हमारे लिए अलग अलग थोड़ा करना एकदम आसान हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, ना ही टेंशन लीजिए। अगर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप पढ़ लिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उन्हीं अंतर को हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं भी देख लीजिए। विशेषताएं क्या है? विशेष नाम होने के कारण यह किसी व्यक्ति, जाति, समूह का सामान्य नाम नहीं बताता है। यह विशेष नाम होने के चलते किसी जो भी समूह का, ये जो है समूह का नेतृत्व नहीं करेगा। दूसरा इसका, दूसरा कुछ है नहीं, तीसरा देखिए। तीसरा है यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्व, पुस्तक, संस्था आदि का पक्का नाम है। अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि उदाहरण, आप लोग जब तक व्यक्तिवाचक का उदाहरण और जातिवाचक का उदाहरण एक साथ हम नहीं रखेंगे तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, यहाँ पर व्यक्ति देखते हैं कि व्यक्ति, पहले व्यक्तियों को देख लेते हैं। ये हो गया व्यक्ति, और व्यक्ति में राम, सीता, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये हो गए व्यक्ति। वह स्थान में देख लेते हैं। स्थान या देश में देखिए, मधुबनी हो गया, झंझारपुर हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया और दिल्ली। यहाँ पे नदी और पर्वत में देख लेते हैं कि गंगा नदी हो गया, यमुना नदी, हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत। तो उसके बाद पुस्तक और ग्रंथ में देख लेते हैं, रामायण हो गया, गीता हो गया, पुराण हो गया, दिगंत भाग 2 हो गया। उसके बाद पर्व और त्योहार में देख लेते हैं, दीपावली हो गया, होली हो गया, चौरचन हो गया और छठ हो गया। उसके बाद संस्था और संगठन में देख लेते हैं, भारतीय संसद, यूनिसेफ, भारतीय डाक विभाग। ये सब जो है एक नाम है, एक नाम होगा। अगर किसी भी उसके अंदर और भी जो चीजें मौजूद हैं, जैसे अगर हम नदी बोल रहे हैं, नदी, तो नदी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और भी इसके बाहर तक तो और भी नदियां शामिल होगी, बहुत नदियों का समूह होगा। जैसे गंगा हो गया, गंगा नदी, फिर सोन नदी, सोन नदी, फिर यमुना नदी। मतलब नदी जो है एक जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में है, और जैसे हम नदी को अलग अलग करेंगे तो एक एक नदियां, एक एक नदियों का नाम होगा। जब एक एक नदियों का नाम होगा, एक एक विशेष नदियों का नाम होगा। अगर यमुना का नाम हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा का नाम हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, सोन का नाम हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे कर करके जितनी भी नदियां हैं, अगर उन नदियों का नाम दे, एक एक करके केवल एक नदी का नाम दे, सोन नदी दे, कोसी नदी दे, गंडक नदी दे, बलान नदी दे, तमाम तरह की जितनी नदियां हैं, अगर एक एक ब्रह्मपुत्र नदी है, एक एक नाम दे तो वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उस नदी को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर केवल नदी बोले, केवल नदी बोले तो हम लोग उसको जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। हम उसको जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो स्थान और देश है, मधुबनी है, झंझारपुर है, भारत है, नेपाल है, दिल्ली है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर हम शहर लिखे, शहर, शहर लिख दिए। शहर लिखने के बाद क्या होगा कि अगर एक शहर का मधुबनी नाम लिखते हैं, मधुबनी, मधुबनी के बाद फिर लिखते हैं दरभंगा, 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 ये अलग है, पटना, पटना। एक एक अगर शहर का हम नाम लिखते हैं, एक एक विशेष शहर का नाम लिखते हैं, तो एक एक शहर हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम पूरे शहर को एक ही शब्द बोलेंगे, केवल शहर, तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। मतलब शहर कहने का मतलब हुआ, शहर एक ऐसा शब्द है जो हमें अन्य भी शहरों का नाम प्रदान करेगा। लेकिन अगर हमको केवल एक शहर का नाम पता चल रहा है तो वो व्यक्तिवाचक, अगर हमें पूरे समूह का बोध हो रहा है तो फिर वो जातिवाचक। ऐसे ही और भी उदाहरण है, नदी है, नदी का हमने अभी आपको बताया है कि गंगा है, यमुना है, कोसी है, बलान है, गंडक है, ब्रह्मपुत्र है। इस तरह की तमाम नदियां, अगर एक एक नदियों का नाम आता है तो वह होगा
एक एक नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और केवल नदी रहे तो जातिवाचक। और यहाँ पे पुस्तक है, रामायण है और गीता है। यहीं से एक चीज स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि जैसे अगर व्यक्ति में राम, सीता, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे ही स्थान या देश का नाम, केवल देश रहे, देश बोला जाए तो जातिवाचक। अगर एक एक नाम रहे तो फिर क्या होगा? अगर जैसे शहर हम बोल रहे हैं तो शहर बोल रहे हैं तो अगर शहर तो जातिवाचक, अगर हम एक शहर का नाम ले रहे हैं तो वह हो गया व्यक्तिवाचक। अगर हम गांव बोल रहे हैं तो गांव जातिवाचक, अगर एक एक गांव का हम नाम ले रहे हैं तो वह गांव हमारा होगा जो है व्यक्तिवाचक। अगला ऐसे ही करके अब हम लोग दूसरा देखते हैं। हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया खत्म। अगर ये समझ में आपको आ गया होगा तो ठीक ही है, नहीं आया होगा तो फिर और भी आसान तरीके से बताया जाएगा। इसमें और भी चीजें हैं जो वाक्य में प्रयोग करके दिखाया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है संज्ञा को छाटिए। तो यहाँ पे राम, यहाँ पे मधुबनी शहर, यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पे गीता एक ग्रंथ की बात की गई है। राम व्यक्ति है, ये शहर है, और नदी ये गंगा नदी है, और ये है पुस्तक या ग्रंथ इसको कह सकते हैं, ये चीज है। तो ये वाक्य में प्रयोग है। अगला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का फिर यहाँ पे सारे छोटा सा फिर वही समझाने का प्रयास हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पर्व, संस्था का विशेष नाम प्रकट करे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे रमेश एक लड़का का नाम हुआ, सुरेश एक लड़का का नाम हुआ, और इन सब में अगर रमेश ही हो गया, सुरेश ही हो गया, केवल लड़का अगर कहा जाए तो लड़का जो है वह हो जाएगा जातिवाचक, और रमेश, सुरेश क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। रमेश व्यक्तिवाचक, सुरेश व्यक्तिवाचक। तो आइए हम लोग अपना देखते हैं दूसरा जो हमारा संज्ञा है, दूसरा संज्ञा जातिवाचक। और जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा हमने स्पष्ट कर दिया है, तो एक बार इसका परिभाषा भी देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा है ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी संपूर्ण जाति, वर्ग, प्रकार या प्राणी समूह का सामान्य नाम बताए पर किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु को नहीं दर्शाए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर किसी एक, यहाँ से देखिए, पर किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का अगर नाम दर्शा देता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और नहीं दर्शाता है तो जातिवाचक। यहाँ पर ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति, वर्ग, प्राणी या समूह का सामान्य नाम बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में उसे कॉमन नाउन कहते हैं, और व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इसके बाद है मुख्य विशेषता। इसको देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ से मुख्य विशेषता जो है जातिवाचक संज्ञा का, सामान्य नाम यह पूरे वर्ग जाति के लिए होता है, न कि किसी एक खास व्यक्ति के लिए। अगर खास व्यक्ति के लिए हो गया तो वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह अपने प्रकार की सभी इकाइयों को सूचित करता है। वाक्य में प्रयोग के अनुसार एक वचन और बहुवचन दोनों रूप ले सकता है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण एक देखते हैं, इसमें उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण हमने बता दिया है आपको कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। ये हो गया जातिवाचक। अब जातिवाचक में जैसे मानो एक बार देख लेते हैं, जैसे लड़का। अगर लड़का कहा केवल लड़का तो लड़का जो हो जाएगा वह जातिवाचक। अगर एक लड़के का नाम जैसे सुरेश, अगर सुरेश का नाम ले लिया गया तो व्यक्तिवाचक, केवल लड़का कहा गया तो जातिवाचक। लड़की अगर कहा गया तो जातिवाचक। अगर एक लड़की का नाम सीता अगर ले लिया गया लड़की का नाम तो सीता जो है वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और लड़की जो है वो जातिवाचक। वैसे ही आदमी जातिवाचक, महिला जातिवाचक, शिक्षक जातिवाचक। अगर एक का नाम ले लिया जाएगा तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। वैसे ही पशु पक्षी में देखिए, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पक्षी, मछली, अगर इनका एक नाम ले लिया जाए, जैसे कुत्ते का नाम रखते हैं ना, वो कुत्ता भी होता है रंग के आधार पे कि भूरा वाला, काला वाला, गोरा, मतलब ऐसे करके होता है अलग अलग। अगर केवल कुत्ता बोलते हैं तो वह हो जाएगा जातिवाचक। केवल बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली
तो वह हुआ जातिवाचक। इसमें भी बिल्ली में भी कई प्रकार की होती हैं, रंग भी, नाम भी, तो उस हिसाब से अगर उनका नाम हो जाएगा, स्पेशली अगर उनका नाम होगा तो वह होगा व्यक्तिवाचक, तो बिल्ली का आ जाएगा तो जातिवाचक। ऐसे ही करके फिर शहर, अगर शहर का एक शहर का नाम ले लिया जाए तो वह हो जाएगा, जैसे मधुबनी बोले, दरभंगा बोले, पटना बोले, ऐसे सहरसा बोले तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। केवल शहर बोले तो जातिवाचक। गांव बोले तो गांव होगा जातिवाचक, और किसी एक गांव का नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक। देश है, अगर देश बोले तो जातिवाचक, अगर देश का नाम ले लिए, किसी देश का, भारत का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक। अगर नदी है, नदी केवल बोले तो जातिवाचक, अगर नदी में किसी नदी का नाम ले लिए, गंगा, कोसी, बलान, जो भी नदियां हैं, अगर नदियों का नाम ले ले एक नदी का तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और नदी बोले तो जातिवाचक। पहाड़ में हो गया, हिमालय हो गया, नीलगिरी हो गया, अगर पहाड़ का नाम ले ले एक पहाड़ का तो व्यक्तिवाचक, अगर पहाड़ केवल बोले तो जातिवाचक। ऐसे ही करके व्यक्तिवाचक जातिवाचक में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिस समूह का जो एक एक व्यक्ति का नाम दर्शाता है वह होता है व्यक्तिवाचक, और अगर वही व्यक्ति के समूह में दर्शाता है, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, सब लड़का का नाम है, अगर केवल लड़का बोले तो फिर हो जाएगा जातिवाचक, और एक एक का नाम ले तो व्यक्तिवाचक। बस यही दोनों में अंतर है, बाकी खास अंतर नहीं है। इन्हीं चीजों को समझना होता है। आइए अगला हम देखते हैं अपना वाक्य में प्रयोग भी है यहाँ पे। वाक्य में जैसे लड़का हो गया, शहर हो गया, कुत्ता हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब क्या है? ये सब है जो है जातिवाचक। अगर एक एक का नाम, और उसमें देखे थे आप, राम बोला था, शहर में मधुबनी, और अगर नाम ले लेगा एक का तो व्यक्तिवाचक, अगर शहर बोले तो जातिवाचक। बस इतना समझ लेना है। आगे देखते हैं हम लोग अपना तीसरा। फिर उसी को फिर उससे वही जो है भाव को एक बार बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो संज्ञा किसी जाति, वर्ग, प्रकार के सभी व्यक्ति वस्तुओं के लिए सामान्य नाम हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये हो गया, तो इसको तो ऊपर बता ही दिए हैं। तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में देखते हैं कि ऐसी संज्ञा जो किसी भाव, गुण, अवस्था, धर्म, कार्य या मानसिक स्थिति का नाम बताए, पर जिसे इंद्रियों से सीधे, जैसे आंख, नाक, मुंह, हाथ से, ये सब इंद्रियां हैं, से छू, देख, सुन नहीं सकते, ना उसको हम छू सकते हैं, ना उन्हें हम देख सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जो किसी भाव, गुण, अवस्था, धर्म, कार्य या मानसिक स्थिति का नाम बताए, पर जिसे इंद्रियों से सीधे छू, देख, सुन नहीं सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में कहा जाता है। और उसके बाद इसकी विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यह गुण, भाव, अवस्था का नाम बताती है, न किसी ठोस वस्तु का, किसी का नाम वो नहीं बताएगी। देखने, छूने योग्य नहीं होता है, पर महसूस करने योग्य होता है। हम भाववाचक संज्ञा को हमेशा महसूस करेंगे। अक्सर यह अन्य शब्दों, विशेषण, क्रिया, संज्ञा से बनती हैं, जैसे विशेषण से यहाँ पर बन रही है, फिर क्रिया से यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो जो लिखने थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो इसको हम आपको अभी आगे बताने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मीठा है, मीठा से मिठास बन गया। सच्चा है तो सच्चा से सच्चाई बन गया। ऐसे ही जीना से जीवन बन गया। ऐसे ही कर्म से कर्मा बन गया। ऐसे कर करके ईमानदार से ईमानदारी बन गया, बेईमान से बेईमानी बन गया। ये चीज जो है वह भाववाचक संज्ञा में आता है। उदाहरण हम लोग देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हमें चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है प्रेम। प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। घृणा को हम लोग भी महसूस कर सकते हैं, दुखी को, खुशी को, क्रोध को, ये सब महसूस कर सकते हैं। गुण दोष में देखिए ईमानदारी है, साहस है, सौंदर्य है, आलस्य है। उसके बाद अवस्था में देख सकते हैं, अवस्था जो होगी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, ये सब क्या है? अवस्था। अगर इसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो हमारा जो अगर इंद्रियों द्वारा उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा में शामिल होता है। प्रेम
ईमानदारी, ईमानदारी हमारे अंदर जो है मौजूद है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम दूसरा कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है, वही होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में प्रायः जो है उपसर्ग लगाकर, भाववाचक संज्ञा में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग लगाकर जो है चीजें भाववाचक संज्ञा में शामिल कर ली जाती हैं। कई बार उपसर्ग नहीं, सॉरी, देखिए क्षमा चाहते हैं, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय, प्रत्यय लगा के जो है कई बार चीजें, जैसे बचपन, बचपन है तो बचपन में पन प्रत्यय, अन प्रत्यय लगा के जो है वो शामिल कर लिया जाता है भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा में प्रायः प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ये भी चीजें याद कर लीजिएगा। वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य में प्रयोग है कि प्रेम है, ईमानदारी है, बचपन है, न्याय है, और उसके बाद ये जो चीजें हैं वह भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। अभी उदाहरण में भी आपने देखा कि ईमानदारी, प्रेम, दुखी, खुशी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, हमारे अंदर चीजें विद्यमान होती हैं, या किसी वस्तु में हम लोग उसको जो है देख कर जब तक उसका रसपान करेंगे तो फिर रसपान करके उसको हम महसूस कर सकते हैं। अगला देखते हैं, भाववाचक संज्ञा में वही फिर परिभाषा एक है, वही परिभाषा देखिए दो बार प्रिंट हो गया है, जिस वजह से जिस संज्ञा से किसी अमूर्त भाव, अमूर्त जो हमको दिखाई न दे भाव, गुण, धर्म अथवा अवस्था या क्रिया का बोध हो, जिसे हम अनुभव तो कर सकते हैं पर देख छू नहीं सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला हमारा देखते हैं, चौथा हमारा जो है, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ, द्रव्य, तत्व, वस्तु का नाम बताए, जिसे माप, तौल या गिना तो जा सकता है पर प्रायः उसे टुकड़ों में बांटने पर भी उसकी मूल पहचान बनी रहती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। कह रहा है ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ, द्रव्य, तत्व या वस्तु का नाम बताए, जिसे मापा, तौला या गिना तो जा सकता है पर प्रायः उसे टुकड़ों में बांटने पर भी उसकी मूल पहचान जो है बनी रहती है, उसको अलग अलग भी कर देंगे तो उसकी मूल पहचान जो है वह बनी रहेगी, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीजों को जब हम माप तोल करेंगे उसको अलग अलग भी कर देंगे, 1 केजी को 100 ग्राम में कर देंगे, 1 केजी को 10 केजी में कर देंगे, तो भी जो है उसकी मूल पहचान बनी रहेगी। और इसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यह भी एक बार इसकी जो पहचान होती है, पहचान को देख लीजिए। यह किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं बल्कि पदार्थ का सामान्य नाम है, गिनने की बजाय तौल, माप या परिणाम से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे किलो में, लीटर में, ग्राम में। अभी हमने बताया ना, किलो से ग्राम में कर सकते हैं, फिर इस तरह से। इसका कोई बहुवचन रूप सामान्यतः नहीं होता है, जैसे पानी। पानी को हम लोग इसको बहुवचन नहीं, पानियां नहीं लिख सकते हैं, पानी का बहुवचन नहीं होता है। और आगे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा के जो उदाहरण है वह है धातु में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, धातु में देख लेते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा का। फिर तरल में देख लेते हैं, तरल पदार्थ में जल है, दूध है, तेल है, शहद है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसको अनाज और खाद्य पदार्थ में देख लेते हैं, जैसे चावल है। तो आपने परिभाषा में देखा होगा कि चीजें जब भी उसको हम अलग भी कर देंगे, जैसे 10 केजी चावल को, 10 केजी चावल को अगर हम 10 केजी चावल को अगर हम 100 ग्राम भी कर दें, 100 ग्राम भी कर दे तो भी वह क्या रहेगा, चावल ही रहेगा, तो भी वह चावल है, चावल।
चावल ही उसको हम लोग जानेंगे या उसका नाम चावल ही रहेगा, नाम परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग लड़कों को अलग अलग एक एक नाम से कर देते हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, और समूह में करके केवल लड़का बोलते हैं तो जातिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे द्रव्यवाचक में क्या होता है कि चीजों को भले ही हम छोटा कितना भी कर दे लेकिन उसके मूल नाम में परिवर्तन नहीं होता है। पेट्रोल को भले ही 10 लीटर पेट्रोल की जगह पर 1 लीटर पेट्रोल कर रहे हैं लेकिन उसके मूल नाम में परिवर्तन नहीं होता है। अन्य भी प्राकृतिक वस्तु जो प्राकृतिक द्रव्य है उसको भी देख लेते हैं। हवा है, मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, ये सब भी द्रव्यवाचक में शामिल होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल होता है। और उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग भी है, उसको भी देख लेते हैं। वाक्य में प्रयोग है सोना बहुत महंगा होता है, सोना हो गया। उसके बाद हमारे जीवन के लिए जल, हमारे जीवन के लिए जल क्या है, आवश्यक है, जल हो गया। इस घर की दीवारें पत्थर हो गए यहाँ पे। और उसके बाद दूध बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, तो यहाँ पे दूध हो गया। ऐसे करके जो भी चीजें होंगी भाववाचक संज्ञा में माप तौल की मात्रा में आएंगी वह होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसको भले ही हम अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें फिर भी उसका मूल नाम बना रहता है, यह होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर सोना को 1 kg करें चाहे 10 ग्राम करें तो सोना ही का आएगा। अगर जल है, जल को 10 लीटर करें चाहे 1 लीटर करे तो जल ही का आएगा। पत्थर को बड़ा पत्थर कर दे चाहे छोटा टुकड़ा कर दे पत्थर का आएगा। दूध वाला भी सेम है, अगर 10 लीटर 2 लीटर कर दे तो भी कोई अंतर नहीं आने वाला है, उसका नाम मूल नाम दूध ही रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक संज्ञा का फिर एक छोटा सा वही सार है, वही चीजें फिर दोहराई गई हैं। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ द्रव्य या पदार्थ का नाम प्रकट हो, जो तौल या माप से जाना जाता हो, जिसे छोटे छोटे भागों में बांटने पर भी उसकी प्रवृत्ति वही रहे, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी आपने देखा। अब लास्ट हमारा जो है 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो किसी झुंड, टोली, समूह या समुदाय का नाम बताती है, उस समूह को एक एकक के रूप में प्रस्तुत करती हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं इसको। और उसके बाद कहने का मतलब ये है कि एक टोली, एक झुंड, एक समूह में अगर कोई भी चीज शामिल है तो वह आएगा समूहवाचक संज्ञा में। अब इसका विशेषता भी देख लेते हैं। मुख्य विशेषता क्या होती है? मुख्य विशेषता है यह कई व्यक्तियों वस्तुओं के सामूहिक समूह को दर्शाती है। समूह को एक इकाई मानकर बोला जाता है। प्रायः इसका प्रयोग एक वचन के रूप में ही होता है, भले ही वह कई तत्वों का समूह हो। कहने का मतलब यह है कि जो समूहवाचक संज्ञा है वह प्रायः एक वचन में ही प्रयोग होता है। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले मनुष्यों का जो समूह है उसका उदाहरण देखते हैं। मनुष्यों का समूह जो है भीड़, टोली, सभा, पंचायत, वर्ग, समिति। ये जो चीज है, ये जो नाम है, भीड़ हो गया, टोली हो गया, सभा हो गया, पंचायत हो गया, वर्ग हो गया, समिति हो गया, इसमें जो है मनुष्य शामिल रहते हैं और ये मनुष्यों की श्रेणी में है। ये होते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर समिति है, समिति को बोला जाएगा कि समिति कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक। वर्ग कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। पंचायत कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। वैसे ही पक्षियों के समूह को अब देख लेते हैं। पक्षियों के समूह को झुंड, रेवड़, टोला, झुंड, पक्षियों का झुंड, ऐसे इन नामों से जाना जाता है। वैसे ही वस्तुओं का जो समूह होता है, गुच्छा, गुच्छा जो होता है फूलों का होता है, गट्ठर जो होता है लकड़ी या घास का होता है, किताबों का ढेर होता है। उसके बाद सैनिक या कार्य दल के संदर्भ में देखते हैं तो सेना हो गया, टुकड़ी हो गया, दल हो गया या जत्था हो गया। ये जो है समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इतना आपको उदाहरण दे दिया गया है कि आप हर संज्ञा को भली भांति समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो दोबारा आप वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर से चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर नहीं आई फिर से समझ में तो आप हमें फिर से बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाके कि हमें नहीं समझ में आए, तो और आसान हम बताने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि देखिए इसको प्रिंट करने में भी समय लगता है, इसको लिखने में भी समय लगता है। यहाँ पर देखिए वाक्य में प्रयोग भी है कि मैदान में एक बड़ी भीड़, मैदान में एक बड़ी भीड़, भीड़ कौन सी संज्ञा है? ऐसा ही वाक्य दिया रहेगा कि इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए, इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। तो जैसे हो गया मैदान में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है, तो प्रश्न रहेगा इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। तो समूहवाचक संज्ञा भीड़ जो है व्यक्तियों का दल या जत्था। दूसरा, गांव में किसानों की पंचायत लगी हुई है, तो इस वाक्य में जो है व्यक्तिवाचक, इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। फिर ऐसे पक्षियों का झुंड हो गया, तो इसमें झुंड हो गया, इसमें टीम हो गया। ऐसे ही करके एक एक संज्ञा को हम विधिवत बता चुके हैं आपको और समझा चुके हैं और समझाने का प्रयास भी किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।